Israel is their fatherland and India their motherland. शंकर, तुम सच कहते हो, तुम दलाल नहीं हो। मेरे बच्चे जिसकी दलाली की जाती हो वो खुद दलाल कैसे हो सकता है? He gave us a present, and it was a very big present, and I'm not going to tell you what that present is, but it was a very significant. ट्रंप ने कहा था कि ईरानियों ने उसे एक बहुत बड़ा बेशकीमत तोहफा दिया है, लेकिन ये तोहफा जो ट्रंप को मिला है, इट वाज रैप्ड इन पाकिस्तानी फ्लैग। Something's unusual happening. There are 8 boats that are going right up the middle of the Hormuz Strait. They were real, and I think they were Pakistani flagged. I said, well, I guess we're dealing with the right people. एक ऐसी जंग जिसने पूरी दुनिया को तशवीश में मुब्तला कर रखा है, उसको बंद कराने में पाकिस्तान के किरदार को पूरी दुनिया में सराहा जा रहा है। लेकिन एक मुल्क ऐसा भी है जहां सफ़े मातम बिछी है, मीडिया धाड़े मार मार कर रो रहा है, उसके वजीर लुव और लुच्चर गुफ्तगू पर उतर आए हैं, अखलाकियात की तमाम हदें उबूर करती हैं और उनको ऐसी आग लगी है कि शायद 7 समुद्रों का पानी भी उन्हें ना बुझा सके। भारत का रवैया एक मर्तबा फिर ना सिर्फ मायूस कुन है बल्कि काबिल तरस है। हिंदुस्तान को ईरान में किस बड़ी सफारती शिकस्त का सामना करना पड़ा है, इस पर बात करेंगे। पाकिस्तान ने दुनिया को बता दिया कि पीस मेकर और वॉर मॉन्गर में क्या फर्क होता है। आमनाए हॉर्मुज़ बंद हुआ तो हिंदुस्तान को नानी याद आ गई। एक तरफ भारत है जो तास्सुब, बदजुबानी और हसद की दलदल में फंसा है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान है जो अपनी माशी मुश्किलात के बावजूद आलमी अमन के लिए सीना तान कर खड़ा है। पाकिस्तान ने अमन की मेज सजा दी है। मज़ाकरात कामयाब हों या ना हो, हम उन्हें चाय की एक प्याली तो पेश करेंगे ही करेंगे। और आपसे बेहतर कौन जानता है कि हमारी टी इज ऑलवेज फैंटास्टिक। ग्लोबल सेट पॉडकास्ट डॉक्टर नासिर बेग के साथ अभी खिदमत में हाजिर हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। व्हाइट हाउस में ट्रंप की सदारत में ईरान जंग के बारे में काबीना के अहम अरकान का एक इजलास हुआ, जिसमें गुज़िश्ता एक हफ्ते से गर्दिश कर रही बहुत सी अफवाहों की तस्दीक हो गई। ट्रंप अपने मौला जट के किरदार में ही ये कहता दिखाई दिया कि ईरान इसलिए मुआहिदा करना चाहता है कि हमने उसे बुरी तरह शिकस्त दे दी है, लेकिन सबसे अहम जो तफसीलात हैं वो स्टीव विटकॉफ ने फराहम की, जिससे ईरान और अमेरिका के दरमियान होने वाली बातचीत की पसे पर्दा जो कहानी है उसकी झलक मिलती है। बकौल विटकॉफ, ईरान हफ्ते के रोज ट्रंप की जानिब से जारी की गई 48 घंटे की धमकी के बाद इस सिचुएशन से निकलने का रास्ता तलाश कर रहा था। विटकॉफ ने तस्दीक की कि ईरान तक अमेरिका की जानिब से अमन के 15 नकात पहुंचा दिए गए हैं, जो भी उनके 15 मुतालबात हैं वो पहुंचा दिए गए हैं, और ईरान को एक आखिरी मौका दिया गया है कि इस दफे वो मिसकैलकुलेशंस ना करे। इस बात की भी तस्दीक की गई है कि ये बातचीत पाकिस्तान की सालसी में जारी है और नायब सदर जेडी वैंस भी इस बातचीत का हिस्सा हैं, तो जो तमाम ख़ास आराइयाँ थीं वो तकरीबन सही होती दिखाई दे रही हैं। But the question is that what triggered the talks? Well, बकौल विटकॉफ, जब डोनाल्ड ट्रंप ने हफ्ते के रोज सोशल मीडिया पर धमकी दी कि अगर ईरान ने 48 घंटों के अंदर आबनाए हरमुज को खोलने की इजाजत न दी तो अमेरिका ईरान की तवानाई के बुनियादी ढांचे पर हमला शुरू कर देगा, जिसका आगाज उनके सबसे बड़े पावर प्लांट से होगा। विटकॉफ ने कहा कि ट्रंप की इस धमकी ने ईरानियों को मशरिक़ वुस्ता और दीगर जगहों पर मुतअद्दिद सालिसों से राब्ते करने पर मजबूर किया, जिस पर पाकिस्तान ने कदम बढ़ाया और लब्बैक कहा। स्टीव विटकॉफ ने कहा कि उन्होंने 15 नकाती मंसूबा पेश किया है और इस 15 नकाती मंसूबे में जो चंद नकात शामिल हैं वो ईरान जौहरी हथियार नहीं रख सकता, यूरेनियम की अफजूदगी नहीं कर सकता, बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में कमी, इन नकात की तस्दीक हो गई है। ट्रंप ने कहा कि ईरान के पास अपने जौहरी अज़ाइम को मुस्तकिल तौर पर तर्क करने और एक नया रास्ता इख्तियार करने का सुनहरा मौका है, वगरना हम जंग जारी रखेंगे। दूसरी तरफ ईरान तरदीद करता है कि उसने बातचीत के अमल में पहल की है।
जंग अभी जारी है दरअसल, और कोई भी फरीक दरअसल कमजोर नहीं दिखना चाहता। ईरान का रद्द-ए-अमल मुहतात है वो अमन की बातचीत और इलाके में भेजे जाने वाले अमेरिका की स्पेशल फोर्सेस के नए दस्तों, जिनकी तादाद 6 से 8 हज़ार है, इस पूरे सिनारियो को बड़े ध्यान से देख रहा है। उसकी बहुत सी वजूहात हैं, वो बहुत मोहतात चल रहा है। पहली वजह तो ये है कि पिछले बहुत से मज़ाकरात ऐसे हुए जिनके दौरान ही अमेरिका ने हमला कर दिया। दूसरी चीज़ ये है कि जितने भी हमले हुए हैं वो वीकेंड पर होते हैं, क्योंकि उस वक्त स्टॉक मार्केट बंद होती है, ऑयल की प्राइसेस ऊपर जाने के खदशात कम होते हैं। तो ये एक पैटर्न है जो कि दिखाई दे रहा है इस जंग में। और तीसरी वजह यह है कि बहुत मीडिया में इस चीज़ का चर्चा हो रहा है कि शायद बूट्स ऑन ग्राउंड्स आ जाएं और खारगा जो जजीरा है या दूसरे जजायर हैं, जिस तरह कि हमने कल की वीडियो में आपको बताया कि वहां पर हमला किया जाए। तो दे आर स्केप्टिक बट स्टिल दे आर गोइंग ऑन विद द नेगोशिएशंस। अच्छा, व्हाइट हाउस में होने वाले काबीना के इस इजलास में ये जो बाबला ज़ईफ है ट्रंप, इसने एक पहेली का जवाब दे दिया है जो वो गुज़िश्ता एक हफ्ते से बुझवाने की कोशिश कर रहा था। हफ्ते के शुरू में ट्रंप ने कहा था कि ईरानियों ने उसे एक बहुत बड़ा बेशकीमत तोहफा दिया है। The present, the gift they made to us was very significant, and they said they were going to do it, and it happened. And they're the only ones that could have done it, Jennifer. और इस तोहफे का तकाजा अमेरिका की जानिब से किया गया था ताकि ये अंदाज़ा लगाया जा सके कि ईरान में जिस शख्स से बातचीत की जा रही है वो बाइख्तियार और काबिल एतमाद है भी या नहीं। ट्रंप ने बिलाखिर बता दिया कि ये तोहफा क्या था। ये तोहफा तेल से लदे हुए 8 कार्गो जहाज थे जो आबना हरमुज से बगैर किसी रुकावट के गुजरे, और बाद में 2 मजीद जहाज़ों को भी गुजरने की इजाजत दे दी गई, जिससे कुल जहाज़ों की तादाद 10 हो गई। And I watched the news and they said something's unusual happening. There are 8 boats that are going right up the middle of the Hormuz Strait. जिसने डोनाल्ड ट्रंप को कायल किया कि जिस शख्स से ईरान में बातचीत हो रही है वो बाइख्तियार है, उसका असर रसूख है और वो बाएतमाद है, और शायद इसी ने इस उम्मीद को तक़वियत दी कि किसी किस्म का अमन मुआहदा हो सकता है, उसका कोई इम्कान है। लेकिन ये तोहफा जो ट्रंप को मिला है, इट वॉज रैप्ड इन पाकिस्तानी फ्लैग। They were real, and I think they were Pakistani flagged. And I said, well, I guess we're dealing with the right people. जी हाँ, ये 10 टैंकर जो आबना हरमुज से गुजरे उन पर पाकिस्तानी परचम लहरा रहे थे। एक ऐसी जंग जिसने पूरी दुनिया को तशवीश में मुब्तला कर रखा है, उसको बंद कराने में पाकिस्तान के किरदार को पूरी दुनिया में सराहा जा रहा है। लेकिन एक मुल्क ऐसा भी है जहां सफ़े मातम बिछी है, मीडिया धाड़े मार मार कर रो रहा है, उसके वजीर लुव्व और लुच्चर गुफ्तगू पर उतर आए हैं, अखलाकियात की तमाम हदें उबूर करती हैं, और उनको ऐसी आग लगी है कि शायद 7 समुद्रों का पानी भी उन्हें ना बुझा सके। जी, भारत का रवैया एक मर्तबा फिर ना सिर्फ मायूस कुन है बल्कि काबिल तरस है। पाकिस्तान का किरदार इस सारी कहानी में जो हमने आपको सुनाई है, ये सारी की सारी जंग में बहुत आम है। क्यों है, इस पर बात करेंगे। पाकिस्तान की इस सफारती कामयाबी के पीछे क्या अवामिल कार फरमा है, इस पर बात करेंगे। भारतीय मीडिया कैसे नोहा कुना है, इस पर बात करेंगे। हिंदुस्तान को ईरान में किस बड़ी सफारती शिकस्त का सामना करना पड़ा है, इस पर बात करेंगे। भारत की डिप्लोमेटिक इस आइसोलेशन का जिम्मेदार कौन है, इस पर बात करेंगे। दुनिया हिंदुस्तान को सीरियसली क्यों नहीं ले रही, इस पर बात करेंगे। और आखिर में हिंदुस्तानी वजीर खारजा के लिए कुछ मशवरे और मुख्तसर सा तज्जिया, आज इस सब पर बात होगी। तो हुजूर अगले 10 से 15 मिनट के लिए ध्यान जरा इधर, और अगर हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आइए आगाज करते हैं। दुनिया इस वक्त बारूद के ढेर पर बैठी है, जहां अमेरिका और ईरान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी ने पूरी इंसानियत को तशवीश में मुब्तला कर दिया है। सिर्फ ईरान ही नहीं बल्कि पूरा मशरिक़ वुस्ता इस वक्त मैदान जंग बना हुआ है। रोज कीमती इंसानी जानें ज़ाया हो रही हैं, अमलाक को नुकसान पहुंच रहा है। इस खित्ते के रहने वालों को लाहक ज़हनी अज़ियत और तशवीश वो अलग है। लेकिन ये जंग सिर्फ ईरान और मशरिक़ वुस्ता को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को मुतासर कर रही है। आबना हरमुज की बंदिश और तेल और गैस की अहम तनसीबात पर हमलों से खाम तेल की कीमतें $100 फी बैरल से काफ़ी ज़्यादा तजावुज कर चुकी हैं। तेल की किल्लत आलमी मईशत को घुटनों पर ले आई है। सबसे ज़्यादा सफ़र दुनिया की गरीब आबादी कर रही है। इसके अलावा जंग के अपने मुहर्रकात होते हैं।
In the heat of the battle कुछ भी हो सकता है. ये जंग जो पहले ही दर्जन भर मुल्कों को अपनी लपेट में ले चुकी है, मजीद फैल गई तो एक आलमी जंग का रूप धार सकती है, एक न्यूक्लियाई जंग का रूप धार सकती है. ये पूरी दुनिया के लिए एक इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है. अब ऐसे तशवीशनाक हालात में भी दुनिया के ज्यादातर ममालिक ऐसा लगता था कि जैसे बिल्कुल कन्नी कतरा रहे हैं. कुछ तो सिर्फ ईरान पर, अपने हमसाया ममालिक जो खलीजी ममालिक हैं उन पर हमला करने पर उनके ईरान की तनकीद कर रहे थे उस पर. कुछ लोग ट्रंप के खौफ से जंग का हिस्सा तो नहीं बने लेकिन अपनी बेसिस दे दी. कुछ बड़े ममालिक इस तनाज़े से उसमें उलझना ही नहीं चाहते थे और कुछ को अमेरिका नहीं चाहता था कि वो इस जंग में दखलंदाजी करें. बड़े बड़े नाम खामोश थे, खुद को इस तनाज़े से दूर रख रहे थे. ऐसे में पाकिस्तान ने कदम बढ़ाया और खुद को सालसी के लिए पेश किया और इसकी बहुत सी वजूहात थी. पहली वजह तो ये कि ये जंग हमारे बैकयार्ड में हो रही है, हमारे हमसाए ईरान के साथ. दूसरा ये कि पाकिस्तान की संजीदा खारजा पॉलिसी और सफारतकारी की वजह से दुनिया की सुपर पावर्स और अहम मुस्लिम ममालिक पाकिस्तान पर एतमाद करते हैं. पाकिस्तान की क़यादत के अमरीकी सदर ट्रंप के साथ मिसाली ताल्लुकात हैं. ईरान एक बिरादर इस्लामी हमसाया मुल्क है जिसके साथ पाकिस्तान का एतमाद का रिश्ता है. खलीजी ममालिक पाकिस्तान को एक काबिल एतमाद दोस्त समझते हैं. पाकिस्तान में कोई अमरीकी बेस नहीं है. ईरान के बाद पाकिस्तान में अहले तशय्यो की दूसरी सबसे बड़ी तादाद मौजूद है. और सबसे बढ़कर ये कि अमरीका और ईरान दोनों को इल्म है कि पाकिस्तान ये सब खित्ते और आलमी अमन के लिए कर रहा है, ना कि इसमें उसका कोई ज़ाती मुफाद है. देखिए, ट्रंप एक अनप्रेडिक्टेबल आदमी है. एक अनप्रेडिक्टेबल ताकतवर आदमी को लोग आमतौर पर अवॉइड करते हैं क्योंकि आपको पता नहीं होता कि वो कैसे रिएक्ट करेगा. इसीलिए शायद दुनिया के ज्यादातर ममालिक गुरेज़ां थे क्योंकि इसमें रिस्क था. ट्रंप बदतमीजी करने में एक सेकंड नहीं लगाता और जो भी मुल्क ये कोशिश करता इसमें रिस्क था. लेकिन पाकिस्तान ने ये रिस्क लिया और दोनों फरीकों के साथ साथ खलीज में सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, फिर इसके अलावा तुर्की, मिस्र, तमाम बिरादर इस्लामी मुल्कों को एतमाद में लिया. ईरान में उन अनासर तक राब्ता जो हकीकी डिसीजन मेकर्स हैं वो किया गया, उनको कायल किया गया. अमेरिका को तस्दीक की गई कि राब्ता एस्टैब्लिश हो चुका है. फिर 10 ऑयल टैंकर्स आबनाए हुर्मुज़ से गुजार कर इसकी तस्दीक करवाई गई कि राब्ता उन्हीं लोगों से हुआ है जो हकीकी फैसला साज हैं. फरीकैन के मुतालबात एक दूसरे तक पहुंचाए गए. अपने मुल्क को बतौर वेन्यू पेश किया गया कि आप आइए यहां मुलाकात कीजिए. और मेरी इत्तलात के मुताबिक आज फरीकैन की पहली टीमें पाकिस्तान पहुंच रही हैं. ये टीमें फेजेस में आती हैं. सबसे पहले सिक्योरिटी के लोग आते हैं जो कि मेरी इत्तलात हैं कि आज पहुंच रहे हैं. फिर दीगर सेकंड टियर के डिप्लोमेट्स आते हैं और फिर बिग गन्स आती हैं. जो बड़ों के मज़ाकरात हैं मेरी इत्तलात के मुताबिक वो अगले हफ्ते के दौरान होने का इम्कान है. इसीलिए ट्रंप ने वो जो 5 दिन की लेवरेज दी हुई थी उसको बढ़ा दिया है, वो अगले हफ्ते के एंड तक कर दी है. पाकिस्तान ने एक बार फिर ये साबित किया है कि वो सिर्फ इस्लामी दुनिया और इस खित्ते का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का एक अहम जिम्मेदार मुल्क है. हम सब अपने लीडर्स पर तनकीद करते हैं, पाकिस्तान के माशी मसाइल पर ताने कसे जाते हैं, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि किसी भी क्राइसिस में अल्लाह सुब्हान ताला की मेहरबानी से पाकिस्तान ने हमेशा एक संजीदा और जिम्मेदार रिस्पॉन्स दिया है. और इस दफ़ा भी पाकिस्तान ने यह साबित किया है कि वो सिर्फ एक एटमी ताकत ही नहीं है बल्कि एक जिम्मेदार पीस मेकर है. सदर ट्रंप और ईरानी क़यादत के दरमियान ऐसे हालात में जहां एतमाद का इतना फुकदान है, पुल का किरदार अदा करना कोई मामूली बात नहीं है. ये पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक अहमियत का एतराफ़ भी है. लेकिन जैसे ही पाकिस्तान की इस कामयाबी की खबरें आलमी मीडिया की जीनत बनी, भारतीय न्यूज मेकर्स में जैसे सफ़े मातम बिछ गया. पाकिस्तान चौधरी बना बैठा है, इंटरनेशनल मीडिएशन करा रहा है एंड इंडिया इज नॉट इवन इन दैट बिल्डिंग. वो मीडिया जो खुद को विश्व गुरु का चैंपियन कहता था, अमन की गुफ्तगू आराग अलापता था, दुनिया की सबसे बड़ी सो कॉल्ड डेमोक्रेसी कहता था, हसद की आग में झुलसता, रोता, पीटता, चीखता दिखाई दिया. अर्नब गोस्वामी अपनी मखसूस चीखती हुई आवाज में यहां तक कह गया कि अमेरिका को किसने हक दिया था कि वो पाकिस्तान जैसे मुल्क को सालिस बनाए. What basis is Pakistan making an offer to mediate in the first place? वो इस हकीकत को हजम नहीं कर पा रहा कि मेरे नंदू मोदी की सरकार तो साइड लाइन पर बैठी है और इस्लामाबाद आलमी सतह पर
ہائی ٹیبل پر کیوں ہے؟ پالکی شرما جو ہمیشہ پاکستان کی معیشت کا مذاق اڑاتی ہے، اب اپنے پروگراموں میں اس تکلیف کا اظہار کر رہی ہے کہ پاکستان سائیڈ لائن سے نکل کر لیڈ میڈییٹر کیسے بن گیا۔ This is an ambitious task that Pakistan has undertaken, and we get why. اس کے لہجے کی تلخی بتا رہی ہے کہ نئی دہلی کی خاموش سفارتکاری دراصل ایک ناکام پالیسی بن چکی ہے۔ بھارتی میڈیا کا یہ ری ایکشن صحافت نہیں بلکہ ایک ڈپلومیٹک میلٹ ڈاؤن ہے۔ اپنی حکومت کی ناکامی کا غصہ پاکستان پر نکال رہا ہے۔ یہ ماتم دراصل بھارتی میڈیا اپنی ناکام خارجہ پالیسی پر کر رہا ہے۔ A country like Pakistan is now becoming a part of crucial global decisions, while India is missing from the scene. اور اس ناکام خارجہ پالیسی کا اصل آرکیٹیکٹ جے شنکر، اس نے تو تمیز، لحاظ اور اخلاقیات کی تمام حدیں پار کر دیں۔ لگے منہ بھی چڑھانے، دیتے دیتے گالیاں صاحب، لگے منہ بھی چڑھانے، دیتے دیتے گالیاں صاحب، زباں بگڑی تو بگڑی تھی، خبر لیجئے دھن بگڑا۔ ایک آل پارٹیز میٹنگ میں جب اپوزیشن نے اس سے پاکستان کی بڑھتی ہوئی اہمیت پر سوال کیا تو اس نے پاکستان کے لیے دلال کا لفظ استعمال کیا، یعنی کہ بروکر یا پمپ۔ جس بازاری لہجے میں اور معنی میں اس نے اسے استعمال کیا، یہ یقینی طور پر وہ ایک اس کا بازاری معنی کنوے کرنے کی کوشش تھی، زو معنی۔ ایک ایسے وقت میں جب پاکستان امن کی بات کر رہا ہے، بھارت کا وزیر خارجہ گالیوں پر اتر آیا ہے۔ شنکر، تم سچ کہتے ہو، تم دلال نہیں ہو۔ میرے بچے، جس کی دلالی کی جاتی ہو وہ خود دلال کیسے ہو سکتا ہے؟ خیر، پاکستان نے اس گالی کا جواب مگر گالی سے نہیں دیا بلکہ اخلاق سے دیا۔ دفتر خارجہ کا بیان بہت ہی نپاتلا اور سنجیدہ تھا۔ جے شنکر کے منہ پر ایک تماچا تھا۔ نے کہا کہ ہم ایسی میگافون تھیاٹرکس کا حصہ نہیں بنتے۔ جے شنکر کی بدزبانی اس کی اپنی فرسٹریشن کا نتیجہ ہے۔ ہم امن کے علمبردار ہیں اور ڈیکورم پر یقین رکھتے ہیں۔ پاکستان نے دنیا کو بتا دیا کہ پیس میکر اور وار مونگر میں کیا فرق ہوتا ہے۔ نندو اور بی جے پی کی فرسٹریشن سمجھ میں آتی ہے، لیکن اس کا ذمہ دار خود نندو اور اس کی حکومت ہی ہے۔ اس کی سفارتی ناکامی، اس کا آغاز گزشتہ برس مئی میں بیان مرسوس میں ہوا تھا، جب دنیا نے اس کا جھوٹا بیانیہ مسترد کر دیا۔ دراصل معاملہ کچھ یوں ہے حضور کہ بھارت کی سفارتکاری کا ماخذ نفرت ہے۔ پاکستان سے نفرت، مسلمانوں سے نفرت، اسلام سے نفرت۔ اب جنگ سے کچھ گھنٹے پہلے تک نندو نتن یاہو کی گود میں بیٹھا فادر لینڈ اور مدر لینڈ کے راگ الاپ رہا تھا۔ آیت اللہ خامنائی کی شہادت پر افسوس کے پیغام میں تاخیر بتا رہی تھی کہ مجبوری میں کیا گیا ہے، کیونکہ اس کی اپوزیشن والے انگلیاں اٹھا رہے تھے کہ ہمارا دوست ملک تھا یار، تم نے ابھی تک افسوس تک نہیں کیا۔ پھر ایرانی نیول شپ کی تباہی جب وہ بھارتی ایکسرسائز میں حصہ لے کر واپس آ رہی تھی، اس پر بھی ایرانیوں نے کہا ہے کہ وہ تحقیقات کرائیں گے۔ فی الحال تو وہ جنگ میں مصروف ہیں، جب فارغ ہوں گے تو آپ سے اس کا بھی سوال کیا جائے گا۔ اور صاف دکھائی دے رہا تھا کہ نندو کی کوشش یہ ہے کہ کسی طریقے سے وہ ایران کو کولڈ شولڈر دکھائے اور اسرائیل کو اور امریکہ کو خوش کر سکے کہ دیکھ لو بھائی، ہم نے تو ایران کو منہ تک نہیں لگایا۔ لیکن اللہ بڑا کارساز ہے۔ آبنائے ہرمز بند ہوا تو ہندوستان کو نانی یاد آ گئی۔ ابھی بھی ہندوستان کے 60 ٹینکر وہاں پھنسے ہوئے ہیں۔ شنکر نے اراغچی کو فون کیا، اس نے انکار کر دیا۔ نندو نے پزشکیان کو فون کیا، اس نے بھی منہ نہیں لگایا۔ بھائی، نفرت ایک نیگیٹو سینٹیمنٹ ہے، اس سے کبھی کسی کا بھلا نہیں ہوا، اور دنیا احمق نہیں ہے، اسے سب دکھتا ہے کہ تمہاری اصلیت کیا ہے، کہ تم اسلام سے، مسلمانوں سے نفرت کرتے ہو، اپنے ملک میں ہو یا باہر ہو۔ دیکھیے حضور، آج دنیا دو حصوں میں بٹی نظر آتی ہے۔ ایک طرف بھارت ہے جو تعصب، بدزبانی اور حسد کی دلدل میں پھنسا ہے، اور دوسری طرف پاکستان ہے جو اپنی معاشی مشکلات کے باوجود عالمی امن کے لیے سینہ تان کر کھڑا ہے۔ اور یاد رہے، نندو، جے شنکر، سفارت کاری گالیوں سے نہیں، عمل سے ہوتی ہے۔ پاکستان نے امن کی میز سجا دی ہے، لوگ یہاں پر آ رہے ہیں، مذاکرات کامیاب ہوں یا نہ ہوں، ہم انہیں چائے کی ایک پیالی تو پیش کریں گے ہی کریں گے۔ اور آپ سے بہتر کون جانتا ہے کہ ہماری ٹی از آلویز فینٹاسٹک۔ اپنا خیال رکھیے گا، شکریہ۔